हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर। लास्ट लेक्चर हमने बेटा रिकॉर्ड नहीं किया, वो इस वजह से नहीं किया कि सभी प्रिंसिपल्स मुझे याद कराने थे। अब ऑलमोस्ट सभी बच्चों को बेटा प्रिंसिपल्स के नाम याद हो चुके हैं। ठीक है जी। अब बेटा एक्सप्लेनेशन की तरफ मैं इजिली बढ़ सकता हूँ। ठीक है जी। तो अब आज हम एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं, पहले सब सामने देखेंगे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देने वाले दो लोग हैं हमारे कोर्स में। एक बेटा एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स हमारे कोर्स में, और एक बेटा हेनरी फ्योर्ड। ठीक है। अब वो एफ डब्ल्यू टेलर क्या करते थे, बाय प्रोफेशन क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। ठीक है ना। तो इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए वो टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड थे। जबकि फ्योल एक प्रैक्टिशनर थे, उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग पर प्रिंसिपल थी। वो बेटा 20 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली मैनेजर की पोस्ट पे काम किया उन्होंने। जब आप 20 साल मैनेजर की पोस्ट पे होते हो तो पता नहीं कितने लाखों ह्यूमन बिहेवियर आपके टच में आते हैं। तब लाखों ह्यूमन बिहेवियर आप ऑब्जर्व करते हो और उस ऑब्जर्वेशन के बाद प्रिंसिपल देते हो, तो उसका भी मजा अलग है। लाखों लोगों से मिलना, उनके बिहेवियर ऑब्जर्व करना और उस ऑब्जर्वेशन पे प्रिंसिपल डिराइव कर देना। तो फ्योल ने प्रिंसिपल अपनी प्रैक्टिस पर दिए। ठीक है। और टेलर जी ने प्रिंसिपल वो अपने एक्सपेरिमेंटेशन पर दिए। तो बेटा एफ डब्ल्यू टेलर के आज हम प्रिंसिपल शुरू कर रहे हैं। एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। और बेटा फ्योल के प्रिंसिपल्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। समझ में आएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्योंकि वो साइंस पर बेस्ड है। तो बेटा वो फ्योल के प्रिंसिपल को बोल, सॉरी टेलर के प्रिंसिपल को बोल। टेलर के प्रिंसिपल शुरू कर रहे हैं, नाम याद करा दो, चार है। मैंने नोट्स में 5 लिखे हुए हैं। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेक्ट। ठीक है ना। दोनों बुक की सबसे छोटी हेडिंग भी आप याद कर चुके हो। ठीक है जी। वही है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है जी। अब सब सामने देखेंगे, आराम से प्रिंसिपल सुनेंगे। एक बात और बाबू, अगर आपने यहाँ पर ढंग से मुझे सुन लिया, एक बारी को मैं ये भी कह देता हूँ, नोट्स पढ़े भी नहीं, केस स्टडी भी झेल जाओगे। हर हर केस स्टडी झेल जाओगे चैप्टर की। इस चैप्टर की केस स्टडी बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आप सोच पा रहे हो। 25-26 प्रिंसिपल हो जाना, उनमें से कोई भी लाइन उठाकर दे देना और आपको कहना प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करो। इट इज नॉट अ इजी जॉब। 26 प्रिंसिपल्स हैं, तो आराम से मेरी बातों को सुनना बेटा, ताकि प्रिंसिपल आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। पढ़ने का तरीका वही रहेगा जैसे 11th में रहता था। चैप्टर खत्म करेंगे, जब याद हो जाएगा सबको तो केस स्टडी पे शिफ्ट कर जाए। ठीक है जी। तो बाबू मैं चार चार करके प्रिंसिपल कराऊंगा, चार चार करके याद करते रहना, आसान पड़ेगा। एक दिन में 26 करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात। अब वो पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रोल ऑफ थंब। साइंस नॉट रोल ऑफ थंब। बेटा क्या मतलब है इस प्रिंसिपल का, अब समझेंगे। टेलर ने क्या कहा इस प्रिंसिपल। बेटा टेलर ने कहा आपको ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज के लिए साइंस लगानी है। अंगूठे छाप की तरह काम नहीं करना, रोल ऑफ थंब नहीं लगाना, अनपढ़ों की तरह काम नहीं करना। हर चीज के लिए साइंस। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। हर चीज के लिए साइंस लगाने का क्या मतलब है। बेटा टेलर का मतलब है हर चीज के लिए साइंटिफिक एनालिसिस लगाना, यानी कि साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क करना। हर चीज में साइंस ढूंढने की कोशिश करना। अब ये साइंटिस्ट टाइप आदमी है, कहेगा तो वही ऐसी बातें। क्या कहा, हर चीज में साइंस लगाने की कोशिश करो, साइंटिफिक एनालिसिस करने की कोशिश करो, रादर देन रोल ऑफ थंब। बेटा रोल ऑफ थंब से मतलब क्या होता है। बेटा रोल ऑफ थंब से मतलब दो चीजों से है। वो रोल ऑफ थंब मतलब या तो कह लो आप पर्सनल जजमेंट, या बेटा आप कह लो हिट एंड ट्रायल। टेलर कहता है
In order to increase efficiency, the rule of thumb method should be substituted with science. कहता है ये जो पर्सनल जजमेंट पे डिसीजन लेने बैठ जाते हो ना, ये नहीं चाहिए। पर्सनल जजमेंट क्या होती है कि मैनेजर कहता है भैया मेरा दिल कह रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है ऐसा, मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ऑल्टरनेटिव वन ना बेटर परफॉर्म करेगा, ऑल्टरनेटिव वन लगा दो। ये होती है पर्सनल जजमेंट। तो हिट एंड ट्रायल क्या होता है? हिट एंड ट्रायल वही होता है बेटा जो आप बचपन में लगाते थे। टीचर ने पूछा एक स्टेटमेंट देके कि इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स, आपने कहा जी ट्रू, उसने घूरा, आपने कहा दिया फॉल्स। ये हिट एंड ट्रायल होता है। तो बाबू ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी मैनेजर भी ये हरकत कर जाते हैं, ऑल्टरनेटिव वन लगाकर देख लो, लगाकर देखा 5 दिन तक रिजल्ट नहीं मिला, क्या ऑल्टरनेटिव 2 लगाकर देख लो, अगले 5 दिन तक फिर रिजल्ट नहीं मिला, ऑल्टरनेटिव 3 लगाकर देख लो। अगर भैया हिट एंड ट्रायल ही लगाना था तो आप मैनेजर की कुर्सी पे क्यों हो? ये काम तो एम्प्लॉय खुद भी कर लेता। अगर पर्सनल जजमेंट ही लगानी थी तो एम्प्लॉय भी पर्सनल जजमेंट ले सकता है, दिल पर डिसीजन ले सकता है कि मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है। तो बेटा टेलर का कहना बड़ा सिंपल सा है कि आप मैनेजर की कुर्सी पर इसलिए हो क्योंकि आपका ऊपर का मामला थोड़ा चलता है, आप साइंस लगा सकते हो और आपको हर काम में साइंस लगानी है। रूल ऑफ थंब मेथड बिल्कुल नहीं लगाने, ना तो पर्सनल जजमेंट ना ही हिट एंड ट्रायल। टेलर यही नहीं रुकता, आगे भी एक बात कर ही देता है, कहता है small to small activity should be scientifically planned like loading the iron sheet into the box car। कहता है छोटे से छोटी एक्टिविटी पे भी साइंस लगाना है, चाहे एक ट्रक के अंदर आयरन शीट भी लोड करनी है ना, वो भी साइंटिफिकली प्लान होनी चाहिए, उसमें भी हिट एंड ट्रायल। और बाबू मैंने भी बहुत जगह पे हिट एंड ट्रायल लगाकर देखा तो मुझे लगा यार कितना साइंटिफिक आदमी, कितना सच्चा आदमी, कितना बढ़िया बोलता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए ट्रक बाहर खड़ा है और आपने क्या किया बेटा, चेयर लोड करनी है उस पर और साइंस से लोड कर रहे हो, सिस्टमैटिक तरीके से एक के ऊपर एक चेयर लोड करते चले जा रहे हो, इतने ऊपर तक पहुंच जाएगा स्टैक, पता नहीं कितनी चेयर आ जाएंगे। और ये मैं बोलूं हिट एंड ट्रायल लगाना शुरू कर दो, एक के बाद एक के ऊपर एक फेंकनी शुरू कर दो, सर ऑब्वियसली बहुत कम आएंगी। मानते चीज को? एक बार ऐसे ही हुआ, चिल्ड्रन डे का प्रोग्राम था, 14 नवंबर को प्रोग्राम था, 10 नवंबर को बाहर से मोमेंटोस बनवाए थे मैंने, वो आनी थी, एक पेटी में पैक हो गया है बहुत अच्छे से, ठीक है जी। मेरे साथ कुछ बच्चे प्रिपरेशन में भी थे, तो मैंने कहा यार एक बार ना ये पार्सल जरा खोल के देख लेते हैं, एक बार काउंट करके रख देते हैं, कोई टूटा बना गया मोमेंटो, कहीं आखिरी टाइम पे प्रॉब्लम हो। हमने क्या किया, सबको अनबॉक्स किया, सबको अनरैप किया, ठीक है ना, जो जो भी पॉलिथीन चढ़ी हुई थी उतार के देखा था, आज ये सब कुछ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने तो सिस्टमैटिकली पैक करके बेची थी, हमने क्या करा, बस हिट एंड ट्रायल लगाया, फटाफट एक के ऊपर एक रख दो, पूरी ना है, जिस पेटी से निकाली थी उसी पेटी में पूरी नहीं आ रही थी। तो वो इतनी इंपॉर्टेंस है साइंस की टेलर के हिसाब से। वो कहता है छोटी से छोटी एक्टिविटी भी साइंटिफिकली प्लान होनी चाहिए, कार्टन भी पैक करना है तो वो भी साइंटिफिकली प्लान करना है। इस लेवल की साइंस की बात करता है टेलर। समझ तो गए होगे ना यार, साइंटिस्ट टाइप बंदा क्या बात कर सकता है। ठीक है जी, फटाफट से नोट से रीड करके बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा मेरी बातें ध्यान से सुनना, एक बात मैं और पहले ही क्लियर कर दूं आपको कि कहीं आप किसी भ्रम में रहो कि नोट्स में बहुत कुछ होता है। तो वो कितनी जगह ऐसा होगा कि नोट्स में मैं एडिशन कराऊंगा भी आपसे। मैंने नोट्स में कभी भी 100% बात प्रिंट नहीं करी, पता नहीं बच्चों को क्यों ये भ्रम रहता है कि नोट्स ले लेने से कुछ हो जाता है। भैया गाइड आपके सामने खड़े, आप अभी आपको एक बात बता देता हूँ, आज से 10 साल पहले नोट्स लिखे थे, जिसने लिखे थे ना उसने इतनी टाइपिंग एरर करी कि मैं एक बार को दुखी हो गया। फिर मुझे लगा कि यार उसने मेरे लिए बहुत सही कर दिया। मैं आज तक भी एरर सही नहीं करता, मुझे हर पेज पे पता है कहाँ क्या एरर है। जब आप वो प्रिंसिपल पढ़ रहे होंगे ना, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, वहां पर भी शायद पर्सन वर्ड मिसिंग है। मुझे एरर पता है, पेज वाइज पता है एरर, मैंने कभी सही नहीं करी, क्योंकि बच्चों को लगता है कि नोट्स में सब कुछ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ नोट्स में कुछ नहीं है भाई, गाइड में सब कुछ है।
ये खड़ा गाइड, इसमें सब कुछ है, नोट्स में कुछ नहीं। ठीक है जी, अभी मैं बहुत सारी चीजें ऐड भी कराऊंगा, तो मुझे सुन लेना पहले, क्योंकि अगर आपने अभी ये प्रिंसिपल पढ़ा होगा तो आपको लगा होगा कि मैंने ज्यादा बोला, प्रिंसिपल में लिखा बहुत कम मैटर था। तो इसी बात के ही पैसे हैं बेटा, वरना हम भी आपके जैसे हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? तो मेरे सुनने पे ज्यादा ध्यान देना, सारी केस स्टडी दे जाओगे, पक्की बात। बढ़ाए बात को आगे बेटा। सेकंड प्रिंसिपल इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। वैसे मैंने इसका मतलब जब आप हेडिंग रट रहे थे तब भी बता दिया था, ताकि हेडिंग जल्दी से ग्रैब कर पाओ। बाबू हार्मनी का मतलब होता है प्यार से रहना, शांति से रहना, और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। बेटा क्या कहता है टेलर? कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, प्यार से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। ये किसके लड़ाई झगड़े की बात चल रही है भैया? कौन लड़ाई झगड़ा करता है? तो मैं बता देता हूं किसके लड़ाई झगड़े की बात कर रहा है टेलर। बाबू एक चार्ट मैं बनाने जा रहा हूं, ये वैसे चैप्टर 1 का टॉपिक है, क्योंकि हमने चैप्टर 1 अभी नहीं पढ़ा, इसलिए इसके बारे में मुझे भी यही बताना है सबको, सब कुछ सब मेरी तरफ देख रहे हैं। बाबू ये आपको एक पिरामिड शेप, एक ट्राइंगल शेप में दिखाई दे रहा होगा। बाबू मैंने सबसे ऊपर लिखा टॉप लेवल, देन बेटा मिडिल लेवल, देन बेटा लोअर लेवल, और बेटा हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। काम की बात यह, मैं भी फिलहाल टॉपिक सेट चुका हूं, इसके बारे में ज्ञान दे रहा हूं। ठीक है, जब मैं वापस टॉपिक पे जाऊंगा तो भी पता लग जाएगा आपको। काम की बात बेटा ये है, कई बच्चे ना पेपर में कोशिश करते हैं ये डायग्राम को ऐसा बनाते, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। बेटा ये डायग्राम कोई भी टीचर काट देगा और 0 नंबर ऑफर कर देगा। ऐसा क्यों? इस डायग्राम को ऐसा ही क्यों बनाना है बेटा? क्योंकि ये इनडायरेक्टली ये दिखाता है कि किस लेवल पे कितने नंबर ऑफ वर्कर काम करते हैं। बाबू ये सबसे छोटा ट्रायंगल है, इससे पता लगता है कि टॉप लेवल पे सबसे कम लोग काम करते हैं। देन बेटा मिडिल लेवल का ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आइडिया लग जाता है कि नंबर ऑफ वर्कर यहाँ टॉप लेवल से ज्यादा है, और लोअर लेवल पे जाओगे तो और भी ज्यादा है। और बाबू 0 लेवल पे काम करते हैं वर्कर्स, यानी कि एक्चुअली में इस डायग्राम को ऐसा होना चाहिए, पर एनसीईआरटी इसका डिस्कशन ही नहीं करती। पर मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूं बेटा, 0 लेवल पे काम करते हैं वर्कर, और अगर ट्रायंगल फॉर्म देनी हो तो वर्कर को तो और बड़ा ट्रायंगल देना है आपको। समझ में आ रही है बात? बाबू एज पर कंपनीज एक्ट 2013 टॉप लेवल पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम 12 लोग हो सकते हैं। टॉप लेवल है क्या, कौन कौन से लोग काम करते हैं? देखो मुझे बहुत ज्यादा भी पीएचडी इस चीज पे नहीं करानी, जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो मैं करा दूंगा, फिर भी मैं बता देता हूं, जितनी मूवीज वेब सीरीज में आप तगड़ी तगड़ी पोस्ट के नाम सुनते हो ना, सब टॉप लेवल है। चाहे मैं कह लूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चाहे मैं कह दूं एमडी, चाहे मैं कह दूं सीईओ, चाहे मैं कह दूं सीएफओ, चाहे मैं कह दूं सीओओ, चाहे मैं कह दूं चेयरमैन, चाहे मैं कह दूं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, ये सब टॉप लेवल की पोस्ट है। तगड़ी तगड़ी जहां जो अपनी पोस्ट सुनी हमने मूवीज वेब सीरीज। ठीक है जी, काम की बात। फिर मिडिल लेवल पे काम कौन करता है बेटा? मिडिल लेवल पे काम करते हैं सारे मैनेजर्स, सिर्फ 2 को छोड़कर। अब 2 के नाम क्या है वो अभी आपको जानना नहीं है, सिर्फ 2 को छोड़कर सारे मैनेजर्स काम करते हैं। सारे मैनेजर्स मतलब परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर, जिसके भी आगे आप मैनेजर लगा दोगे तो सब यही मिलेंगे आपको मिडिल लेवल पे। सबसे आसान बात, इससे आसान कोई बोलेगा बताओ आपको बात? जिस वर्ड के आगे आप मैनेजर लगा दोगे मिडिल लेवल पे पहुंच जाएगा। समझ आ रही बात? सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 क्या है अभी नहीं जानना, आगे बढ़ाऊं बात को। ओ ये वही पोस्ट है जो हमने सुनली मूवीज में, वेब सीरीज में, तगड़ी तगड़ी पोस्ट। मिडिल लेवल के लिए काम मैंने और आसान कर दिया, मैनेजर मैनेजर लगाते रहो, मिडिल लेवल में पहुंचाते चलो। ठीक है जी। लोअर लेवल पे कौन आते हैं बेटा? छोटे मोटे लोग, सुपरिंटेंडेंट, सुपरवाइजर, फॉरमैन, क्या होते हैं धीरे धीरे पता लगता रहेगा आपको। छोटे छोटे
और फिर आते हैं वर्कर्स। तो अब टॉपिक पे शायद मैं वापसी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको चलो एक बात और बोल देता हूं कि ये पिरामिड ऐसा ही क्यों है। तो वो टॉप लेवल पे 12 लोग एक ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, जस्ट लाइक इन्फोसिस, 2 लाख प्लस एम्प्लॉई हैं, 2 लाख प्लस। एक टाइम पर 2.5 लाख एम्प्लॉय थे, रिसेशन आता रहता है वो हटाते रहते हैं। मतलब हालात तो देखो, कहां 12 और कहां 2 लाख, क्यों ना पिरामिड बनेगा। और आपको क्या लगता है 12 मैनेजर में काम चल जाता है? नहीं भाई, 100-150 मैनेजर होते हैं। और आपको क्या लगता है जो वर्कर के ऊपर सुपरवाइजर बैठा है लोअर लेवल पे, वो क्या 100-200 में काम चल जाता होगा? नहीं बेटा, वो कुछ हजार होते हैं। इसलिए ये पिरामिड की शेप ले लेता है। ये डिनोट करता है इनडायरेक्टली नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। क्या समझ में आ रही है बात? क्या ये कभी ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की सोचोगे आप? कभी जिंदगी में मत सोचो। ठीक है, अब टॉपिक पर वापसी कर चलो। लेवल्स का मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। बाबू क्या कह रहा था टेलर, फटाफट से बताओ। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब प्यार से रहो, लड़ाई झगड़ा मत कर। किसके लड़ाई झगड़े की बात चल रही है? कौन लड़ाई झगड़ा ना करे? किसके बीच लड़ाई झगड़ा होता है? अब आ जाओ बाबू। ये जो मिडल लेवल है ना, इट इज द लिंक बिटवीन द टॉप लेवल और कहीं ना कहीं वर्कर। ये जो मिडिल लेवल है ना बेटा, ये कहीं ना कहीं टॉप लेवल और वर्कर के बीच में कड़ी का काम कर रहा है, एक लिंक का काम कर रहा है। अब टॉप लेवल को कोई भी काम निकलवाना होता है ना, फटाफट से मैनेजर को बोलते हैं भाई काम निकलवा के दो वर्कर से। आपको पता है, पहले दिन से बोल रहा हूं मैनेजर का काम क्या है। क्या काम होता है मैनेजर का? मैनेजर कभी खुद काम करते हैं? क्या काम होता है इनका? टू गेट वर्क डन थ्रू अदर, दूसरों से काम निकलवाने इनका काम है। अब भैया टॉप लेवल है तो भैया इनको इंस्ट्रक्शन दे दी कि भैया हमें तो इतना काम पूरा चाहिए, ये क्या करेंगे? सिंस एज अ मैनेजर दे हैड द मैंडेट टू गेट वर्क डन थ्रू अदर्स, क्योंकि ये मैनेजर है, इनका काम ही क्या है? वर्कर से काम निकलवा के देना। और जैसे ही वर्कर से काम निकलवाना शुरू करते हैं, एक क्लास कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। वर्कर सोचते हैं यार ये बड़ी ऊंची क्लास के हैं यार, सारा दिन एसी रूम में बैठ के ऑर्डर झाड़ते रहते हैं, हमें कितना नीची क्लास का समझा जाता है, जो मर्जी काम करा लिया, जितना मर्जी डांट लिया, जो मर्जी करा लिया। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं एक क्लास कन्फ्लिक्ट रहता है, द मैनेजमेंट वर्सेस वर्कर, ये लड़ाई झगड़ा हमेशा रहता है। पर टेलर का कहना बड़ा सिंपल सा है। टेलर कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपस में सब लड़ती झगड़ती रहती है ना, कभी उसके टारगेट अचीव नहीं होते, कभी वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाए। इसलिए आपस में लड़ो नहीं, प्यार से रहो। कितनी सिंपल बात कर, समझ में आ रहा है किसकी लड़ाई झगड़े की बात चल रही है? द मैनेजमेंट वर्सेस वर्कर्स, इनकी लड़ाई झगड़े की बात चल रही है। ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि काम निकलवाना पड़ता है। काम तो निकलवाएंगे, और काम निकलवाएंगे तो दूसरों को अच्छा नहीं लगता, मेरे से काम कह रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। एम्प्लॉय भी चाहता है बैठ के खाए, पकी पकाई मिल जाए। समझ में आ रही है बेटा बात? एक स्टडी के एंगल से एक लाइन बोलूं जो कभी नोट्स में प्रिंट नहीं करी, ठीक है? अब सुनना, केस स्टडी के लिए एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट लिखनी भी है। मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर। आपसे पूछा जाता है इस लाइन में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लगा? बाबू टेलर जब आपस में पीस की बात करता है, आपस में हार्मनी की बात करता है, तो यही नहीं रुक जाता, कितनी आगे पहुंच गया। क्या कहता है मैनेजमेंट को? मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर। मैनेजमेंट आप जो कुछ भी कमा रहे हो ना, थोड़ा सा वर्कर में भी बांट दो, क्योंकि असली लड़ाई झगड़े की वजह होता ही यही है। और अगर वर्कर को ये ठीक ठाक मिल जाए ना, ठीक ठाक रेम्यूनरेशन, ओनर्स अपना कुछ हिस्सा बांट दे, तो शायद कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। सारी समस्या ही टेलर ने हल कर दी एक ही बात में, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर। समझ आई सारी बात? पक्का से? बाबू लाइन लिख लो, बिल्कुल लिख लो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। मैं लिख देता हूं एक बार आपके लिए, कॉपी कर लो फटाफट से।
लिखो फटाफट से। बाबू नेक्स्ट हेडिंग नोट्स के हिसाब से लिखी गई है मेंटल रेवोल्यूशन। बाबू मैं समझाऊंगा जरूर पहले, लेकिन एक बात समझ लो, अगर आप एनसीईआरटी उठाकर देखोगे तो मेंटल रेवोल्यूशन कोई अलग से प्रिंसिपल्स नहीं है। थर्ड नंबर पर एनसीईआरटी में लिखा गया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एनसीईआरटी ने क्या किया, जब हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड लिखा ना, एक पूरा पैराग्राफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड पे लिख दिया और अगले ही पैराग्राफ में मेंटल रेवोल्यूशन की बात शुरू कर दी। ठीक है, हम बेंचमार्क किसको मानते हैं, पूरी 11th किसको माना, एनसीईआरटी को। तो अभी क्या हमारा बेंचमार्क बदल जाएगा? नहीं, स्टैंडर्ड हमारे लिए क्या है, एनसीईआरटी है। कल को देखो मैं भी मेंटल रेवोल्यूशन की बात पढ़ाऊंगा आपको कि क्या क्या मेंटल रेवोल्यूशन बोलता है। कल को मेंटल रेवोल्यूशन की बात बोर्ड्स के पेपर में आ जाए और नीचे पूछा हो आपसे आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो ये मत लिखाना मेंटल रेवोल्यूशन। एनसीईआरटी में प्रिंसिपल है, उसने क्या पूछा, प्रिंसिपल बता दो साइंटिफिक मैनेजमेंट का। आप क्या लिखोगे प्रिंसिपल का नाम? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी बात हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। समझ में आई बात? अलग से प्रिंसिपल ये नहीं है। अब समझाऊंगा आप क्या कहता है मेंटल रेवोल्यूशन, मेरी तरफ देखना बाबू, क्योंकि ये बात हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में ही लिखी गई है मेंटल रेवोल्यूशन वाली। जहां मैंने छोड़ा था मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं। तो लड़ाई झगड़ा हो गया, सुलझाने की कोशिश करी टेलर ने, और ज्यादा सुलझाने की कोशिश करी। मेंटल रेवोल्यूशन क्या कहता है? चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ बोथ द वर्कर एंड द मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। टेलर कहता है एटीट्यूड क्यों नहीं बदल लेते वर्कर और मैनेजमेंट आप आपस में? बोथ शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। द वर्कर शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर। कहते हैं एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझो। एक बात बताऊं बेटा, किसी के बिना भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वर्कर आपको लगता है कि मैनेजमेंट के बिना आप चला लोगे, एक दिन मैनेजमेंट हटाकर देख लो, चला के दिखा दो ऑर्गेनाइजेशन। और मैनेजमेंट अगर आपको लगता है कि आप वर्कर के बिना ऑर्गेनाइजेशन चला दोगे, एक दिन वर्कर को हटा के देख लो, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। जो वर्कर को लगता है ना कि मैनेजमेंट की जॉब तो बहुत बढ़िया, एसी रूम में बैठ के ऑर्डर देते हैं, सबसे जिंदगी में सबसे स्ट्रेसफुल जॉब टॉप लेवल और मिडिल लेवल की मानी जाती है। सबसे स्ट्रेसफुल जॉब उठा के देख लो, जितने भी सर्वे कहेंगे ना, सबसे मुश्किल जॉब टॉप लेवल मिडिल लेवल है। सबसे ज्यादा टेंशन उस लेवल पे होती है, सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक उस लेवल पे मरते हैं, इतना टेंशन है। तो बाबू चेंज इन द एटीट्यूड इज द मेंटल रेवोल्यूशन। ये जो एक दूसरे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है ना, वर्कर का मैनेजमेंट के लिए और मैनेजमेंट का वर्कर के लिए, सब बोल जाओ, एटीट्यूड बदल लो एक दूसरे के लिए, इतनी सी बात कहते हैं। समझ में आई बात? मेंटल रेवोल्यूशन समझ में? अब पोस्ट लो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रेवोल्यूशन, दोनों पढ़ के बता फटाफट से। बाबू नेक्स्ट प्रिंसिपल शुरू कर रहे हैं, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है जी, अब मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये प्रिंसिपल ना केस स्टडी के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें कुछ लाइंस ऐसी हैं बेटा जो लिखी नहीं होंगी नोट्स में। मुझे टोटल 5 बातें बतानी है, ऐसा हो सकता है 5 में से एक आध बात नोट्स में मिले, बाकी 4 मिले ही ना। ठीक है जी, वो चारों के चारों मैं आपको लिखवाऊं। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका हूँ नोट्स कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो मैं प्रूफ दे रहा हूं कि कुछ नहीं है। ठीक है जी, आराम से सुनना और समझना। तो वो प्रिंसिपल का नाम है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये प्रिंसिपल कहता क्या है बाबू? ये प्रिंसिपल टोटल 5 बातें करता है। इसके अलावा ये प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में टेलर ने क्या कहा? प्यार से रहो, लड़ाई झगड़ा मत करो। यहां टेलर और आगे बढ़ जाता है, कहता है लड़ाई झगड़ा तो छोड़ो, कंपटीशन भी मत कर लेना, कोऑपरेशन से रहना। कंपटीशन भी नहीं करना आपस में। क्यों नहीं कर रहा मैं वजह बताता। तो मैंने क्या बोला, टोटल 5 बातें करूंगा, मेरी तरफ देखना। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म।
बाबू इंडिविजुअलिज्म की बात नहीं, जो टॉप लेवल के दिमाग में रहता है ना कि मैं लूंगा डिसीजन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ मैं देखूंगा। टेलर कहता कुछ नहीं, द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ वी। ये जो इंडिविजुअलिज्म की बात है ना, ये जो आई की बात है टॉप लेवल तुम्हारे अंदर, खत्म कर दो। तुम कुछ नहीं हो। किसकी बात करो? वी की बात कर, हमारी बात कर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन। हम देखेंगे टॉप लेवल कौन है। सिर्फ टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? पहली बात समझ में, द फीलिंग ऑफ आई शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ वी। दूसरी बात, द फीलिंग ऑफ इंटरनल कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड विद द फीलिंग ऑफ कॉपरेशन। पानी जी रुक जाओ, पहले समझ। The feeling of internal competition should be replaced with the feeling of cooperation। तो वो क्या कह रहा है टेलर? कहता है इंटरनल कंपटीशन भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए इंटरनल कंपटीशन? क्योंकि टेलर बहुत अच्छे से जानता है, उसने जिंदगी बहुत साल पहले देख ली थी कि इंटरनल कंपटीशन से भी क्या होता है, सिर्फ जेलसी के अलावा कुछ नहीं। मैं कहता हूं तुम्हारा एक बहुत बढ़िया दोस्त है और तुमने उससे कंपटीशन स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट सेकंड की लड़ाई शुरू हो गई। कुछ नहीं होगा झूठ फरेब के अलावा, जेलसी के अलावा। सिर्फ जेलसी लेकर आओगे, जिससे कंपीट करोगे उससे। एक दूसरे के दोस्त नहीं रहोगे, कुछ टाइम के बाद दुश्मन बन जाओगे। तो इंटरनल कंपटीशन से ये होता है। टेलर कहता है बहुत ऑर्गेनाइजेशन बड़ी, उनसे कर लो कंपीट। आपस में करना है क्या कंपीट? दो बातें समझ आई। The feeling of I should be replaced with the feeling of we. The feeling of internal competition should be replaced with the feeling of cooperation। दो बातें सुनाए। तीसरी बात, जब टेलर ने I और we की बात कर दी कि I तो कुछ है ही नहीं, हम सब हैं, we की बात कर दी, तो इसी बात को बढ़ाते हुए टेलर ने एक और बात बोल दी कि टॉप लेवल सारे डिसीजन तुम नहीं लोगे, वर्कर को भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। एम्प्लॉइज भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों? ऐसा करने से क्यों बेटा? उनको एक फीलिंग ऑफ ऑनरशिप देनी है कि वो भी बिजनेस का पार्ट समझे जा रहे हैं, वो कोई नौकर नहीं है खाली। उनको फीलिंग ऑफ ऑनरशिप दो, उनको बताओ यू आर द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनसे भी डिसीजन मेकिंग कराओ। समझ में आ रही बात? तीन बातें समझ में आई। आई को भी से रिप्लेस कर दो, इंटरनल कंपटीशन को कॉपरेशन से, वर्कर को भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन दो, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप दो। ठीक है जी। चौथी बात, बहुत तगड़ी बात, बहुत तगड़ी बात, केस स्टडी की भी लाइन है, मैं बोल देता हूं। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय देयर एम्प्लॉइज। कि मैनेजमेंट आपको आपके कान बंद नहीं कर लेने जब एम्प्लॉय सजेशन दे। बेटा टेलर का कहना सिंपल सा है कि आपको डिसीजन मेकिंग के टाइम पर वर्कर के सजेशन जरूर लेने चाहिए। ऐसा क्यों? मैं कहता हूं एक इन्फोसिस जैसी कंपनी या 2.5 लाख एम्प्लॉय काम करता है, आपने सबको कह दिया एक एक सजेशन दे दो, सिर्फ एक एक। कितने सजेशन आ गए? 2.5 लाख। सर 1% तो काम के होंगे, छोड़ो 1%, 0.1% तो काम के होंगे, छोड़ो 0.01% तो काम के होंगे। अरे 2.5 लाख में से 25 तो काम के होंगे। बेटा सारा दिन ना ग्राउंड पे वो काम करते हैं, आप काम नहीं करते टॉप लेवल। अगर 2.5 लाख में से 25 सजेशन भी काम के निकल गए ना, इतना कॉस्ट, इतना टाइम बचा लेंगे जो टॉप लेवल वो अपने रूम में बैठ के भी नहीं सोच सकता था। वो ऐसे ऐसे सजेशन तुम्हें दे देंगे। तो टेलर इतना साइंटिफिक आदमी है, देख लो। उसने कहा कि टेलर ने कहा कि एम्प्लॉय के सजेशन जरूर लेने हैं। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर टू द कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय देयर एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट अपने कान बंद मत करो जब एम्प्लॉय सजेशन दे रहा है, बहुत काम का सजेशन दे जाएगा आपको, आपने सोचा भी नहीं होगा। समझ आई? 4 बातें। बाकी एक बात रह गई, वो कल कर देंगे, पांचों लिखवा भी कर दो। ठीक है जी। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।